तो अब जो टॉपिक है हमारा, इट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एंड द बर्थ ऑफ आईएनसी। दो हिस्सों में रहेगा। पहले हम एक पार्ट करेंगे जिसमें है राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। देखो, इसको पहले समझिए। यानी कि अब तक हमने ये रिवोल्ट पढ़ा, रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा। अब इस रिवोल्ट में ग्रीवेंसेस तो अलग अलग है, सबके अलग अलग ग्रीवेंसेस है। किसी को सैलरी भत्ते में प्रॉब्लम है, किसी का रिलीजियस इशू है, कोई किसान है तो वो वैसे ही प्रताड़ित है, टैक्सेशन सिस्टम बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है। सबको अलग अलग समस्याएं थी। और जब क्रांति हुई तो सबने अपने अपने हकों की बात की, अपने राइट्स की बात की। पर भारत, ये एक भारतीयता का जो एलिमेंट था, राष्ट्रवाद वाला, नेशनलिज्म वाला, ये एलिमेंट एक मिसिंग था। यानी कि नेशनल कॉन्शियसनेस नहीं थी। आज देखो, हम लोगों में नेशनल कॉन्शियसनेस है। अगर हम हिमाचल से बिलोंग करते हैं या कोई तमिलनाडु से बिलोंग करता है, कोई बिहार से बिलोंग करता है, तो एक चीज है जो हमें एक सूत्र में बांधती है, और वो क्या है? वो राष्ट्रीयता है, वो भारतीयता है। तो ये जो नेशनलिज्म है आज हम सब लोगों में, वो एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म है, एक नेशनल कॉन्शियसनेस है। इंडिया का मैच हो तो सब जो है उसको चीयर अप करेंगे, इंडियन प्लेयर्स को चीयर अप करेंगे। तो वो एक नेशनलिज्म है, बिना ये सोचे हुए कि कोहली दिल्ली का रहने वाला है या कोई प्लेयर बंगाल का है, कोई तमिलनाडु का है। तो ये राष्ट्रवाद है, ये नेशनलिज्म है। क्या ये 1857 में था? देखो, मतलब उसमें भी हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे। 1857 के रिवोल्ट में भी भारतीयों ने जो है बगावत की अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन उसमें जो पैट्रियोटिज्म था, वो पैट्रियोटिज्म अपनी लैंड को लेके था, एक छोटे स्फेयर में था। जैसे सिपाही थे तो उनकी अपनी कुछ डिमांड्स थी, अगर वो अंग्रेज पूरा कर देते तो वो वहां तक सीमित थे। उनका ये था कि डिमांड मेनली थी कि कार्ट्रिजेस को हटा दिया जाए, जिसमें बीफ और पॉर्क यूज किया जा रहा था। इसके अलावा सैलरी भत्ते कर दिए जाएं, बढ़ा दिए जाएं, विदेश ना जाना पड़े, समुद्र पार करके ना जाना पड़े, जो टैबू माना जाता था। ऐसे छोटे छोटे ग्रीवेंसेस हैं। पर भारत की बात नहीं हुई, ना ही कोई ऐसा कोई जय घोष था जैसे बाद में होंगे कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। ऐसा कोई जय घोष भी उस समय में नहीं था। फिर अचानक ये जो रिवोल्ट हमने देखा, इसके बाद अचानक ये राष्ट्रवाद कैसे आ गया? यानी कि 1857 का रिवोल्ट हमने पढ़ा, वहां पे ठीक है, हम लोग लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हुई, सबने उसमें पार्टिसिपेट किया, 1/10 पॉपुलेशन ने पार्टिसिपेट किया, 1/4 एरिया ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन वो राष्ट्रीय चेतना नहीं है, नेशनल कॉन्शियसनेस नहीं है। अचानक इसके कुछ सालों में, 25-30 सालों में ऐसा क्या हो जाएगा कि पैन इंडिया पार्टीज बनने लगेंगी। पूरे भारत में नेशनल लेवल में पार्टीज बनने लगेंगी। और उनमें एक पार्टी भी बनी फिर 1885 में, जिसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ऐसी बहुत सारी पार्टीज जो हैं उस टाइम पे बनने लगी। आईएनसी से भी पहले बहुत सारी ऐसी पार्टीज बनी। दादा भाई नरोजी ने भी अलग अलग पार्टीज बनाई, और कई लोगों ने उस जमाने में पार्टीज बनाई। वो हम पढ़ेंगे, एक पूरा एक टेबल करेंगे, उसमें सारी जो उसमें की पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो ऐसे संगठन थे, उनके बारे में आपको पता चलेगा। ये ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए हो गई क्योंकि इसके बनाने में एक अंग्रेज का बहुत ज्यादा योगदान था, एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। और वो कौन था? अलैन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। शिमला में ही रहता था। तो ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, इसका बहुत ज्यादा किरदार है, और मेनली यही फाउंडर भी था आईएनसी का। फिर हम समझेंगे बाद में कि एक अंग्रेज क्यों मदद करेगा कांग्रेस बनाने में, वो उसके लिए अलग अलग थ्योरीज है। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन देखो, वर्ड देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये वर्ड आ गया, देखो, नेशनल। ऐसे बहुत सारे संगठन उस जमाने में बनने लगे। तो रिवोल्ट में वो नेशनल कॉन्शियसनेस मिसिंग थी। और अब अचानक 25-30 सालों में ऐसा क्या हो गया कि वो नेशनल कॉन्शियसनेस जो है वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे डेवलप होगी। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, सोचिए। ऐसा क्या हुआ कि हम सब लोग एक सूत्र में बंध गए? सोचिए। उससे पहले ये होता था कि जैसे जो मराठा साम्राज्य का व्यक्ति है, वो अपने आप को मराठा ही मानता था, कि जब मराठा साम्राज्य था तो मराठा साम्राज्य में काम करने का तरीका एकदम अलग होता था। उनके अष्ट प्रधान सिस्टम होते थे, 8 मिनिस्टर्स होते थे। अगर हम मुगल्स की बात करें तो मुगल्स में जो है मनसबदारी सिस्टम होता था, एक मनसबदार बनाया जाता था, उसके साथ जमींदारी व्यवस्थाएं होती थी। उनका काम करने का तरीका अलग था। वहां पे राजपूतों के, वहां देखिए, वहां वतन जागीर का कॉन्सेप्ट था। सब जगह जो है काम करने के तरीके एकदम अलग थे। लेकिन जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने क्या किया, जैसे ये मराठा किंगडम, मैसूर किंगडम, ये बंगाल किंगडम, ये निजाम हो गए, ये यहाँ पे रजवाड़े हो गए, ये यहाँ पे पंजाब किंगडम, सिख अंपायर हो गया, ये कश्मीर रियासत हो गई। ऐसे सबका काम करने का तरीका अलग अलग था, अपने अपने हिसाब से काम होता था। काम होने का मतलब यह है कि उनकी प्रशासनिक
और जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी वो एकदम अलग थी। खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो एकदम डिफरेंट था, मिलिट्री सिस्टम डिफरेंट था, रिवेन्यू सिस्टम डिफरेंट था। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए और अंग्रेजों ने भारत को जीतने की शुरुआत उन्होंने कहां से की? यहां से, बंगाल से। और आपको पता है कि युद्ध हुआ, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ प्लासी, देन बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद फिर ये मैसूर। मैसूर में 4 युद्ध हुए, 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स। पहले 2 में हैदर अली था, अगले 2 में टिप्पू सुल्तान था। हालांकि दूसरे में आधे में ही टिप्पू सुल्तान ने ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद ये ऊपर देखें यहाँ पे, तो ये एंग्लो मराठा वॉर्स, 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए। फिर यहाँ देखें तो 2 एंग्लो सिख वॉर हुए। इसी तरह 1757 में इंडिया का कन्क्वेस्ट अंग्रेजों ने शुरू किया और लॉर्ड डलहौजी ने 1848-49 में, यानी कि 49 में सेकंड एंग्लो सिख वॉर खत्म हुआ और पूरे भारत को जीत लिया। इसके बाद बचे थे छोटे छोटे एरियाज, स्मॉल पॉकेट्स, और उन स्मॉल पॉकेट्स को हम क्या बोलते हैं? दोज वर प्रिंसली स्टेट्स। कुछ तो बहुत छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी, कुछ बड़ी प्रिंसली स्टेट्स भी थी। अंग्रेजों ने इनका दमन करना चाहा, इनको भी रिप्रेस करना चाहा, लेकिन एक क्रांति हो गई जिसमें झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, ऐसे कई प्रिंसली चीफ भी उसमें शामिल थे। और जब एक क्रांति हुई और इस क्रांति में बहुत सारे इन प्रिंसली चीफ्स ने, बहुत सारे दूसरे जो थे, जैसे महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ कश्मीर, निजाम ऑफ हैदराबाद, देन राजा ऑफ ट्रेवनकोर, ऐसे बहुत सारे थे, राजा महाराजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो अंग्रेजों को एक बात समझ आ गई कि इस रिवोल्ट में ज्यादा साथ किसने दिया है? प्रिंसली स्टेट्स ने। इसलिए रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी चेंज की। अब ये जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थी, जो रियासतों को ये हथिया रहे थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से, रिंग फेंस पॉलिसी के माध्यम से, सब्सिडियरी अलायंस के माध्यम से, इन सब पॉलिसीज को इन्होंने खत्म किया और बोला अब हम इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। बस प्रिंसली स्टेट्स को यह मानना होगा कि उनके ऊपर एक अथॉरिटी है, और वो कौन है? दैट इज ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंट सी एक्सेप्ट करनी होगी, जो उन्होंने एक्सेप्ट की, और बदले में उनको अपने वहां पे राज करने दिया, अपने अपने एरिया में राज करने दिया। ये 1947 तक प्रिंसली स्टेट्स अपने हिसाब से राज करते रहे। उसके बाद सरदार पटेल ने इनका विलय फिर भारत में किया। तो फिर इस पूरी जर्नी में हम ये देखेंगे कि जब अलग अलग सिस्टम था, जो मैंने आपको बताया कि कहीं बंगाल किंगडम, कहीं निजाम किंगडम, कहीं पे मैसूर किंगडम, सबका काम करने का तरीका अलग था। लेकिन ये जो अंग्रेजों ने सबको एक एक करके हराया और पूरे भारत में जो कब्जा किया, इसकी वजह से हमारे देश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, इसका मतलब यह हुआ कि जब बंगाल अलग था तो उनकी कर व्यवस्था अलग होती थी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था अलग होती थी, उनकी जो मिलिट्री सिस्टम था वो अलग होता था, इन सबका अलग अलग होता था। सब में किसने कब्जा कर लिया? ब्रिटिश ने। तो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में हर जगह सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहेगा। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। तो अब आज भी भारत में ऐसा है। अगर कोई बैंक है, मान लीजिए उदाहरण के लिए पीएनबी एक बैंक है, अगर शिमला में 10 बजे खुलता होगा तो तमिलनाडु में भी 10 ही बजे खुलेगा। ठीक है, तो लगभग चीजें सेम रहती हैं। अगर एक स्कूल है शिमला में, सीबीएसई का सिलेबस वहां सेम है, तो तमिलनाडु में भी सेम ही होगा। तो फिर ये तो मैं अब का एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस जमाने के हिसाब से अब अंग्रेजों का ही राज हो गया हर जगह। तो जो बंगाल में कर व्यवस्था चलेगी, लगभग वैसे ही कर व्यवस्था पूरे भारत में चलेगी। हालांकि रिवेन्यू सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव था, क्योंकि इस रीजन में कौन सी कर व्यवस्था थी? परमानेंट सेटलमेंट, और यहाँ पे रैयतवारी, और यहाँ पे महलवारी। थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो थे, लेकिन ओवरऑल अथॉरिटी में कौन था? ब्रिटिश अथॉरिटी में थे। मिलिट्री सिस्टम सबका सेम था, बस नाम अलग थे, ये बंगाल रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, और ये बॉम्बे रेजिमेंट। तो लगभग लगभग काम करने का तरीका एक हुआ, जिससे पूरे देश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी डेवलप होगी। और जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी डेवलप होगी, सोचो, जो पुलिस का या आर्मी का काम करने का तरीका हिमाचल में होगा, वही तरीका मान लीजिए अंडमान निकोबार में भी होगा, वही तरीका तमिलनाडु में भी होगा। तो इससे ये सेंस आएगी कि ये हिस्सा भी सेम है, और ये भी सेम है, और ये भी सेम है, कि जहां तक एक तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है, वो सब एक है। और एक होने का मतलब क्या है? इसी को हम क्या बोलेंगे? नेशनलिज्म। यही राष्ट्रवाद है, कि एक राष्ट्र में, एक सूत्र में हम बंध रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ यही कारण नहीं है, इट इज वन ऑफ द रीजन। ऐसे और भी बहुत सारे कारण होंगे। तो एक तो मैंने कारण बताया, पहला क्या रहेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी। कि अंग्रेजों ने जो यहाँ पे भारत को जीता, उसको मैं अच्छा नहीं ठहरा रहा हूं कि वो अच्छी बात थी भारत को जीता, वो तो बुरी बात थी। लेकिन इन डिस्गाइज उसका कुछ फायदा हुआ, कि ये जो अलग अलग व्यवस्थाएं चल रही थी, अब वो व्यवस्थाएं जो है एक सूत्र में बंधेगी, एक प्रशासनिक व्यवस्था पूरे भारत में रहेगी। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट? ठीक है, तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल यूनिटी हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा, राइज ऑफ मिडिल क्लास। राइज ऑफ मिडिल क्लास।
देखो, पहले तो बड़े जो जमींदार होंगे या प्रिंसली चीफ होंगे, उन्हीं का ही भारत में डंका बजता था, उन्हीं का ही ज्यादा अस्तित्व था, अंग्रेजों के खास थे। लेकिन इस क्रांति में आपने देखा, मॉडर्न जो एजुकेटेड इंडियन थे, उस जमाने के पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने ज्यादा भूमिका नहीं निभाई। वो ज्यादा क्रांति में मेन नेतृत्व कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं करेगा। नेतृत्व कौन कर रहे थे? या तो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर होंगे, जैसे लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल थी, ये तो प्रिंसली स्टेट के रूलर होंगे। या डिस्पोजेस जमींदार होंगे, जैसे कौन थे? कुंवर सिंह। तो या फिर कुछ सिपाही होंगे, जैसे पहले मंगल पांडे थे, जिनको 8 अप्रैल को एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो फिर बाद में सिपाही जो थे, वो अलग अलग प्लेसेस में लीड करते रहे। लेकिन कोई ऐसा उस जमाने का मॉडर्न एजुकेटेड इंडियन इस क्रांति में शामिल नहीं था। और कारण हमने पढ़े थे कि क्यों शामिल नहीं था। क्योंकि उनका बिलीफ था, मॉडर्न एजुकेटेड पर्संस का मानना था कि अंग्रेज जो भारत में आए हैं, ये भारत की बेटरमेंट के लिए आए हैं। ये यहाँ पे पीडब्ल्यूडी लेके आए हैं, रेलवे सिस्टम लेके आए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज यहाँ पे ओपन करने की बात कर रहे हैं, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह जैसी चीजें जो है, विधवा पुनर्विवाह शुरू कर दिया और सती प्रथा को बंद कर दिया। तो उनका ये बिलीफ था कि भारत को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब इन्हें पता चला, जब ड्रेन ऑफ वेल्थ और इस तरह की थ्योरीज आने लगी, तो इस एजुकेटेड क्लास को जब पता चला कि अंग्रेज हमारे बेटरमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये तो ब्रिटेन को समृद्ध बनाने के लिए हैं, और वो भी एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिया, कि भारत को लूट के ब्रिटेन को समृद्ध बना रहे हैं, मैनचेस्टर और लिवरपूल जैसे जो शहर हैं उनको समृद्ध बना रहे हैं। तो ये लिखे लोग थे, जो मिडिल क्लास थी, इन्होंने कमान संभाली, ये आगे आए। और कमान संभालने का मतलब ये है कि ये अपनी एसोसिएशंस बनाने लगे, इस तरह की पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने लगे, जैसे ईस्ट बंगाल एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसी तरह तरह की जो संस्थाएं जो हैं, वो उस जमाने में बनने लगेंगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जो कमान संभालनी थी, वो किसके हाथों में थी? मिडिल क्लास, यानी कि जो एजुकेटेड वर्ग था यहाँ पे। पहले तो ऐसा होता था कि कोई बड़ा राजा महाराजा है खानदानी, तो उसके हाथ में कमान थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कमान संभालेंगे ये मिडिल क्लास वाले। तो ये दो कारण हमने देखे। तो एक, पहला मैंने आपको बताया, राइज ऑफ मिडिल क्लास, और साथ में पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी ऑफ इंडिया, जो एक एक करके सबको हराया। तो सेम तरह की व्यवस्था जो है, वो पूरे भारत में आएगी। देन नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन। इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन। देखो, अब भाषा से और जो पाश्चात्य जो शिक्षा है, वेस्टर्न एजुकेशन जो है, उससे यहाँ पे यूनिटी कैसे आएगी, उससे राष्ट्रवाद कैसे आएगा? देखो, पहले क्या होता था, अलग अलग जगह अलग अलग लैंग्वेज चलती थी। कहीं पे तमिल चलेगी, कहीं तेलुगु चलेगी, कहीं उड़ीसी ये उड़िया लैंग्वेज चलेगी, कहीं पे संस्कृत चलेगी, हिंदी चलेगी, अलग अलग भाषाएं होती थी। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा नहीं होता था। अगर एक बंगाल का व्यक्ति है, पहली बात तो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, तो बहुत दूर ट्रेड करने नहीं जाएगा। अगर ये आ भी गए तमिलनाडु ट्रेड करने, तो मतलब वार्तालाप उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर हमेशा होता था। जब अंग्रेज यहाँ पे आए, तो एक लॉर्ड मैकॉले था, उसकी एक पॉलिसी थी, और उसकी नीति के बाद जो है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया था कुछ समय के लिए। और मतलब जिसको रोजगार चाहिए, उसको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो जब रोजगार की बात आई, तो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ी। जो पर्शियन पहले कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी मुगल के टाइम पे, उसको भी हटा दिया गया, और उसको रिप्लेस किया किससे? इंग्लिश से। तो जिसको भी उस समय सरकारी नौकरी करनी होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करनी होती थी, उसको ये भाषा सीखनी पड़ती थी। तो ऐसा हुआ कि समाज में बहुत सारे लोग थे, अब जो इंग्लिश बोल रहे थे, बिल्कुल फ्लुएंट भी नहीं, लेकिन टूटी फूटी ही सही, पर वो इंग्लिश समझ रहे थे। तो सोचो, जब वेस्टर्न एजुकेशन हासिल की, और जो कि मोस्टली इंग्लिश में अवेलेबल थी, तो जब उन्होंने वो भाषा सीखी, जब इंग्लिश सीखी, उससे क्या होगा कि लोगों के बीच का कम्युनिकेशन बढ़ेगा। और सिर्फ लैंग्वेज से नहीं हुआ, लैंग्वेज के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इंप्रूव हुआ। आपको पता है 1853 में पहली ट्रेन चलती है, कहां से? बॉम्बे से थाने के बीच में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। तो जब भारत में एक रेलवे जो नेटवर्क है, ये पूरे भारत में बनेगा, तो रेलवे नेटवर्क से क्या होगा, अब इजिली लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने लगेंगे। अब जाने भी लगेंगे, क्यों जाने लगेंगे? क्योंकि अब वो डिवीजन खत्म थी। पहले तो ऐसा होता था, ये मराठा साम्राज्य है, ये बंगाल साम्राज्य है, ये निजाम है, ये मैसूरियन है, ये सिख है। थोड़ा बहुत ट्रेड होता था, लेकिन जब वॉर या इस तरह की सिचुएशंस होती थी, तब आना जाना इतना ज्यादा नहीं होता था उनके बीच में। लेकिन अब तो ये पूरा देश एक ही था, क्योंकि सब किसके अंडर थे? ब्रिटिश के अंडर थे। अब तो म्यूचुअल झगड़े कोई नहीं थे, अब तो मराठा निजाम आपस में नहीं लड़ रहे थे, अब तो मैसूर और मराठा आपस में नहीं लड़ रहे थे, अब सब ब्रिटिश के अंडर थे। और जब ब्रिटिश के अंडर थे, रेलवे सिस्टम भी था, तो बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो उनका जो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, इसका फायदा मिला। ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो है ही है, लेकिन उसके साथ
कम्युनिकेशन के लिए एक कॉमन लैंग्वेज भी है, और वो कॉमन लैंग्वेज क्या थी? वो इंग्लिश थी। इस कॉमन लैंग्वेज से क्या होगा कि जो हमारा कॉमन एनिमी है वो सामने आएगा। देखो क्यों सामने आएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है पंजाब का, वो ट्रेड करने गया है तमिलनाडु, और उसने वहां तमिलनाडु में देखा कि वहां तो अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। वहां किसी से उसने डिस्कस कर लिया, इंग्लिश में बात कर ली, तो उसने वहां बताया कि भाई ऐसा सिस्टम तो पंजाब में भी है। उतने में एक बंगाल का व्यक्ति मिल गया, उसने कहा कि इस तरह की प्रताड़ना तो हम भी बंगाल में झेल रहे हैं। तो जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बढ़िया होगा और साथ में कम्युनिकेशन भी बढ़िया होगा, तो हम सबे सबको एक बात ये इसका एहसास पक्का हो जाएगा कि यहाँ पे रहने वाला व्यक्ति वो भी किससे परेशान है? ब्रिटिश से। ये बोलेगा ये भी ब्रिटिश से परेशान है, यहाँ वाला भी ब्रिटिश से परेशान है, यहाँ वाला भी ब्रिटिश से परेशान है। तो इसका मतलब हम एक एक एंड पे हैं और दूसरे एंड पे कौन है? ब्रिटिश। तो जब हमारा कॉमन एनिमी एक तरफ होगा, हम सब इसी से परेशान होंगे, हम आपस में डिस्कस भी करेंगे, तो ये सब लोग एक सूत्र में अपने आप ही बंध जाएंगे, और इसी को हम क्या बोलेंगे? नेशनलिज्म। जो समस्या पंजाब का व्यक्ति महसूस कर रहा होगा, लगभग वही समस्या बंगाल का व्यक्ति भी महसूस कर रहा होगा। ऐसा ही तमिलनाडु में भी होगा, मद्रास में होगा, उसमें मद्रास होता था। और फिर जब एक कॉमन एनिमी हमारा सामने आएगा, तो हमें ये बात तो पता चल जाएगी कि सामने ब्रिटिश है और एक तरफ हम सारे हैं, और हम सारे जो एक तरफ हैं उसी को क्या बोलेंगे? वही एक राष्ट्र है। वहीं से राष्ट्रवाद की भावना भी आएगी। तो खाली इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं होना था, खाली ट्रांसपोर्ट से नहीं होना था, ट्रांसपोर्ट भी हुआ और साथ में एक कॉमन लैंग्वेज बनी। ऐसी कॉमन लैंग्वेज जो आधी अधूरी सब समझ सकते थे, और इसी को बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज को लिंगुआ फ्रैंका। इंग्लिश एज लिंगुआ फ्रैंका, यानी कि कॉमन लैंग्वेज एक बनी। तो उसमें हालांकि वर्नाकुलर में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर छपते थे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का भी रोल रहा। देन इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज राइज ऑफ प्रेस। देखो प्रेस एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। और अब अभी तो भारत में जैसे लोकतंत्र है, उस जमाने में तो लोकतंत्र नहीं था। अब तो आजाद भारत में डेमोक्रेसी है। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी किसको बोलते हैं? मीडिया को ही बोलते हैं, प्रेस को बोलते हैं। तो प्रेस का काम होता है सरकार की जो कमियां हैं उनको हाईलाइट करना, उनको क्रिटिकली एनालाइज करना, उनका क्रिटिसिज्म करना और करेक्टिव क्रिटिसिज्म करना। तो जब सोचो न्यूज़पेपर से क्या होगा कि आज अंग्रेजों ने मान लो यहाँ लाठीचार्ज किया, वो अखबार में छपेगा, उसको यहाँ वाला बंदा भी पढ़ेगा, यहाँ वाला बंदा भी पढ़ेगा। कल सेम ऐसा हो गया, उसको ये भी पढ़ेगा, उसको ये भी पढ़ेगा। तो जब न्यूज़पेपर है और उस न्यूज़पेपर के माध्यम से गवर्नमेंट का, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उस जमाने में, उनका जब क्रिटिसिज्म होगा और पूरे भारत में बैठे हुए लोग जब उस क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे, तो एक ओपिनियन बनेगा। अगर रोज मान लीजिए रोज लॉर्ड कैनिंग के खिलाफ आर्टिकल छप रहे हैं और या लॉर्ड कर्जन के खिलाफ रोज आर्टिकल छप रहे हैं, तो जनता 3 4 10 15 दिन के बाद तो बिलीव कर ही लेगी कि सच में ही हमारा जो एनिमी है वो कौन है? वो लॉर्ड कर्जन है, यानी कि वो ब्रिटिश है। उसकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है, वो चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे वो पंजाब में हो, कहीं पे भी उसकी नीतियां जो है वो अच्छी नहीं है, तो लोग फिर उसका विरोध करेंगे। ये जो प्रेस है, इसको हम बोलते हैं, मतलब ये एक प्रिकर्सर की भूमिका निभाता है नेशनलिज्म में, क्योंकि पूरा भारत एक सूत्र में बंधेगा, हमें एक कॉमन एनिमी जो है वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी। तो प्रेस का बहुत ज्यादा किरदार होता है। और प्रेस भी खास करके प्रेस अलग अलग भाषाओं में थे, वर्नैकुलर में थे। अगर इंग्लिश सब नहीं समझ सकेंगे तो वर्नैकुलर तो समझते ही थे। मतलब मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, अलग अलग भाषाओं में जो है वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में बहुत सारे अखबार भारत में छपते थे। और इसके साथ साथ इंग्लिश में तो छपते ही थे, और हिंदी तो है ही, इंग्लिश हिंदी तो मेन थी, लेकिन वर्नैकुलर में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर छपते थे। संवाद कुमुदी करके पहला वर्नैकुलर न्यूज़पेपर 1821 के अराउंड राजा जो राममोहन रॉय थे उन्होंने पब्लिश किया था। ठीक है, तो फिर जो प्रेस है उसकी भी बहुत ज्यादा भूमिका है भारत में राष्ट्रवाद को लाने में। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, दैट इज सोशल रिफॉर्म्स। इसको भी प्रिकर्सर ऑफ नेशनलिज्म हम बोल सकते हैं। देखो कैसे, जब हम एक राष्ट्रवाद के सूत्र में बंधेंगे और अगर हमने कोई आंदोलन करना है, एक बड़े लेवल का आंदोलन करना है, लेकिन उस आंदोलन के लिए आंदोलन एक वर्ग से नहीं होगा, उसमें सारे वर्ग चाहिए, उसमें सब पार्टिसिपेंट चाहिए, उसमें जो है महिलाएं भी होनी चाहिए, उसमें पुरुष भी होने चाहिए, उसमें जो है अलग अलग कास्ट के लोग होने चाहिए, अलग अलग रिलीजन के लोग होने चाहिए। पहले आपको पता है महिलाओं के लिए उतने ज्यादा प्रोविजंस नहीं थे, महिलाएं घर की चार दीवारी में सीमित होती थी। लेकिन ये जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं,
जो सोशल रिफॉर्म हुए, इन्होंने यही तो बात की, महिला उत्थान की बात की, वुमेन इमेंसिपेशन की बात की, उसके अलावा कास्ट सिस्टम को एबोलिश करने की बात की, रिलीजियस यूनिटी लाने का इन्होंने प्रयास किया। तो जब समाज में इस तरह की चीजें होंगी, अगर व्यक्ति छुआछूत में डूबा रहेगा, दूसरे व्यक्ति से वो बात करने में या उसके साथ चलने में अगर वो परहेज करेगा, तो फिर राष्ट्रीय आंदोलन हम कैसे करेंगे, फिर एक संगठन कैसे बनाएंगे? अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते और उसमें बोलते कि इसमें एक्स एक्स जात का व्यक्ति ही आएगा, फिर वो नेशनल यूनिटी नहीं होनी थी। तो उसके लिए पहले बहुत ज्यादा जरूरी क्या रहे होंगे देश में? सोशल रिफॉर्म्स। तो सोशल रिफॉर्म से लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ, सती प्रथा जैसी चीजें या विधवा पुनर्विवाह उसको भारत में शुरू किया गया, और फीमेल इन्फेंटिसाइड उसको एक हद तक बंद किया गया। तो ये जो सोशल रिफॉर्म थे, ये साथ साथ चल रहे थे राष्ट्रवाद के। अगर सोशल रिफॉर्म नहीं होते, शायद राष्ट्रवाद उस लेवल पे नहीं होता। बाद में जब आंदोलन हुए, 1905 के बंगाल विभाजन वाला आंदोलन हुआ, 1916 वाला होम रूल मूवमेंट हुआ, देन इसके बाद 1919 वाला खिलाफत है, 1920 वाला नॉन कॉपरेशन है, 1930 वाला सिविल डिसोबीडेंस है, 1942 वाला क्विट इंडिया मूवमेंट है। सोचो अगर इसमें सब लोग ऐसा सोचते कि मैं इस धर्म का हूं, इस जात का हूं, मैं इनके साथ नहीं चलूंगा, उसके साथ धरने में नहीं बैठूंगा, तो फिर उन आंदोलनों का कोई उद्देश्य नहीं होना था, ना ही उतनी पार्टिसिपेशन उसमें होनी थी। लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन थी, महिलाओं की भी पार्टिसिपेशन थी, पेजेंट की भी उसमें पार्टिसिपेशन थी। तो ये तब हो पाया जब पहले देश में क्या हो चुके थे, एक हद तक सोशल रिफॉर्म्स हो चुके थे। तरह तरह के संगठन थे, चाहे ब्रह्मो समाज हो, आर्य समाज हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, कई तरह के संगठन थे जो हम बाद में बात करेंगे। इनका भी एक अहम किरदार था भारत में राष्ट्रवाद लाने के लिए। क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो ये मेन मेन पॉइंट हमने देख लिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो है इसमें, दैट इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया मिडिल क्लास वाले में, लेकिन इसको अलग से देख लेते, बिल्कुल डिटेल में इनको हम करेंगे। अभी बस मैं एक समरी आपको दे रहा हूं। तो ये इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, यानी कि हमारे लोग जो यहाँ से पढ़ लिख गए या विदेश गए, कोई इंग्लैंड गया, कोई बाहर अलग देशों में गया, जब वो वहां गए तो वहां पे उन्होंने इकोनॉमी पढ़ी, अच्छे लेवल तक उन्होंने इकोनॉमी पढ़ी, पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में उन्होंने समझा। उसके बाद उन्होंने अपनी थ्योरीज दी, जिनमें एक थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस है जिसको बोलेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये किसने दी थी थ्योरी? एक नाम चुनना हो तो दादा भाई नौरोजी। लोग तो बहुत सारे थे, जैसे आरसी दत्त थे, उन्होंने भी बुक लिखी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत सारे थे, उनका भी किरदार रहेगा। पर एक चुनने हो तो कौन? दादा भाई नौरोजी। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, एक बुक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो फिर मतलब जब इस तरह से इकोनॉमिक तरीके से, मतलब जो इकोनॉमिक क्रिटिक था, वो अंग्रेजों का इन लोगों ने सामने रखा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे भारतीयों के दिल में या दिमाग में ये मिथ था कि अंग्रेज जो है वो हमें सिविलाइज करने आए हैं, अंग्रेज तो हमें डेवलप करने आए हैं, वो तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, पीडब्ल्यूडी और रेलवे बना रहे हैं। ये भ्रम, ये मिथ किसने तोड़ा? ब्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ने। जैसे दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, ये जो उस जमाने के दिग्गज थे, उन्होंने अलग अलग एसेज लिखे, अलग अलग आर्टिकल्स लिखे, तो लोगों का ये भ्रम टूटा। तो हमें समझ आया कि कैसे हमारी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट हुआ करती थी। भारत के हैंडीक्राफ्ट जो हैं वो पूरी दुनिया में फेमस थे, लेकिन अंग्रेजों ने किस तरह से बड़ी चालाकी से हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स की मार्केट पूरी दुनिया में थी उसको उन्होंने ध्वस्त किया। और कैसे ध्वस्त किया था? उन्होंने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर करके, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। अभी इतना सा आइडिया लगा लो कि अंग्रेजों का जो सामान भारत आएगा बिकने के लिए, उसमें टैक्स ना के सामान होगा, पर भारतीय जो हैंडीक्राफ्ट होंगे, जो सामान विदेशों में बिकने जाएगा, उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी तो लेंगे ही लेंगे, और जब वो सामान वहां पे इंग्लैंड में बिकने जाएगा तो 300 से 400% इतनी ज्यादा उस पर कस्टम ड्यूटी लगा देते थे। अब सोचो, अगर भारत का एक हैंडीक्राफ्ट है, मान लीजिए चंबा रूमाल है, अगर वो बिकने के लिए इंग्लैंड गया, एक एग्जांपल लेते हैं कि वो 10 रुपए का रुमाल है उस टाइम के हिसाब से, वो इतना उस पर टैक्स लगा देंगे कि मार्केट में वो 1000 रुपए का बिकेगा। अब हैंडीक्राफ्ट लोगों को पसंद था भारत का, पर इतना भी पसंद नहीं था ना कि वो 1000 रुपए देके एक रुमाल उस जमाने में खरीद लेते। तो जानबूझ के उन्होंने जो है टैक्सेस उसमें बढ़ाए, ताकि हमारी हैंडीक्राफ्ट मार्केट जो है यहाँ पे खत्म हो जाए, और हम पूरी तरह से वहां से लिवरपूल और मैनचेस्टर से जो मशीनी सामान भारत में आ रहा था, जो टेक्सटाइल भारत में आ रहा था, हम पूरी तरह से उस पर निर्भर रहे। तो फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, दैट इज इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। तो इन्होंने इस तरह से अंग्रेजों को एक्सपोज किया।
ताकि सबको पता चला, उसमें के जो एजुकेटेड लोग थे, बाकी जो एजुकेटेड लोग थे, उनको भी ये बात समझ आई कि अंग्रेज हमारे बेटरमेंट के लिए नहीं है, बल्कि वो हमारे नुकसान के लिए है। वो तो इंग्लैंड को समृद्ध बना रहे हैं, भारत को वो लूट रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम सोने की चिड़िया को लूटना, एक्चुअल में जो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है। देन अभी देखो, छोटे छोटे फैक्ट्स इसमें बहुत आएंगे, मैं उन फैक्ट्स पे अभी नहीं जा रहा हूं, वो जब हम नोट मेकिंग करेंगे तो एक एक करके उनको समझेंगे। ये बस एक स्ट्रक्चर सा बना रहे हैं पूरे टॉपिक का। नेक्स्ट इसमें आता है रिवाइवल ऑफ ग्लोरियस इंडियन हेरिटेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवाइवल ऑफ ग्लोरियस इंडियन हेरिटेज। देखो, जब ब्रिटिश यहां पे आए तो उसके साथ उनके साथ मिशनरीज भी यहां पे आए शुरू में ही। इनफैक्ट जब पोर्चुगीज लोग भारत आए, उनके साथ भी मिशनरीज आए, जेस्यूट्स जो हैं वो उस जमाने में गोवा में, और उस जमाने में मिशनरीज आए और वो यहाँ पे धर्म परिवर्तन करवाने लगे। आप सोचो, वो मतलब धर्म परिवर्तन ऐसा होता था कि जैसे अगर किसी ने धर्म अपना चेंज कर लिया, वो तो करवा देते थे, जिस तरह से वो इकोनॉमिक प्रलोभन देके जो पोर्चुगीज मैन थे उनको प्रमोट किया गया था कि यहाँ पे आके आप शादियां कीजिए। ये पढ़ेंगे हम जब पोर्चुगीज इन्वेजन इन इंडिया एक टॉपिक पढ़ेंगे, यूरोपियन एडवेंट इन इंडिया, वहां पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मतलब लोग ऐसे थे, जब वो कन्वर्ट हो गए उसके बाद भी अपने पुराने जो हमारे बिलीफ है, हिंदूज के जो बिलीफ हैं, वो अपने पुराने त्योहार मनाना, इस तरह पूजा पाठ करना, उस पे अभी भी बिलीव करते थे। लेकिन उसके ऊपर भी अगर अंग्रेज उनको पोर्चुगीज को पता चल जाता तो उसके ऊपर भी वो ट्रायल करते थे। और एक टर्म उस जमाने में बहुत फेमस हुई जिसको इंक्विजिशन बोलते हैं। इंक्विजिशन, इंक्विजिशन या हेरेसी हम बोल सकते हैं। तो इसका चार्ज लगा के बुरी तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। मान लो एक्स नामक व्यक्ति है और वो क्रिश्चियनिटी में चेंज हो गया है, और अगर कहीं से खबर पता चल गई कि अभी भी उसने पुराने तौर तरीके कुछ अपनाए हैं, अपने जो प्रीवियस रिलीजन में थे हिंदुइज्म के, अभी भी वो चुपचाप पूजा पाठ करता है या कुछ ऐसा करता है, तो बुरी तरह से उसके ऊपर ट्रायल चलते थे और इस तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता था। तो हेरेसी या इंक्विजिशन प्रॉपर जो केस उसके ऊपर लगता था। मतलब जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने अंग्रेज अंग्रेज जब मैं कह रहा हूं, मतलब जब यूरोपियन यहाँ पे आए, जिसमें मोस्ट डोमिनेंट कौन थे? ब्रिटिश थे। तो जब ये लोग यहाँ आए तो इनके साथ मिशनरीज भी यहाँ पे आए। धर्म परिवर्तन हैंड टू हैंड यहाँ पे साथ साथ चलता रहा। जिस एक्ट बताया था ब्रिटिश का, 1813 का चार्टर एक्ट, दिस एक्ट गेव फ्री हैंड टू मिशनरीज टू प्रीच इन इंडिया। और उनको साथ में सिक्योरिटी भी दी जाती थी और भारत में प्रीच करने के लिए उनको प्रमोट भी किया जाता था। तो ये मिशनरी धड़ाधड़ भारत में कन्वर्जन करवा रहे थे। और कन्वर्जन करवाने का एक तरीका क्या होता है? एक तरीका तो ये है, अपने धर्म के बारे में बताओ और लोग आकर्षित होके आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि अपने धर्म की अच्छाई का बताओ और दूसरे धर्म की बुराई बताते चलो। हर धर्म में छोटी छोटी कुरीतियां होती हैं जो समाज के साथ, समय के साथ धीरे धीरे कुरीतियां आती हैं। उन कुरीतियों को खत्म करना चाहिए। जैसे अब तो खत्म हो चुकी है, जैसे सती प्रथा पहले थी वो बंद हो गई, विधवा पुनर्विवाह बैन था वो शुरू कर दिया गया, बच्चों की शादियां होती थी अब वो खत्म हो गई। तो कुरीतियां समाज में खत्म हो सकती हैं। लेकिन जब ये मिशनरीज आए, इन्होंने इतना अटैक किया रिलीजन पे और धीरे धीरे जो है लोगों को क्रिश्चियनिटी में चेंज करवाना शुरू किया। तो लोग भी ये बिलीव कर चुके थे कि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो धर्म है, वो सच में ही अच्छा नहीं है, हमारी जो हेरिटेज है वो सच में अच्छी नहीं है। और अंग्रेजों ने थ्योरी भी यही दी थी, आपको बताई भी थी थ्योरी कौन सी? व्हाइट मैन सुपरमेसी या फिर सिविलाइजेशन थ्योरी, जिसमें इन्होंने क्या बोला कि ये जो व्हाइट रेस है, मतलब व्हाइट रेस सिविलाइज थ्योरी जो है, बोला ये जो श्वेत जो रेस है, व्हाइट रेस है, यानी कि ब्रिटिश लोग जो है, गोरे लोग जो है, बोला ये सिविलाइज्ड लोग हैं और आप लोग सिविलाइज लोग नहीं हो, आपकी कोई सभ्यता नहीं है, आपकी कोई संस्कृति नहीं है। बोला जब हम यहाँ रहेंगे कुछ साल, हम 100 200 300 साल यहाँ पे रहेंगे, हमारा काम है आपको सभ्य बनाना, फिर हम वापिस चले जाएंगे। इस तरह के माइंडसेट, इस तरह की थ्योरीज जो हैं वो उन्होंने यहाँ पे दी थी। लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ, जब उन्हीं के लोग, मतलब अंग्रेजों के ही कुछ लोग, जैसे विलियम जोन्स, इन लोगों ने क्या किया, भारत में जो पूरा तात्विक विभाग होता है, आर्कियोलॉजिकल सिस्टम होता है, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। यहाँ की जो पुरानी चीजें मिलती थी, जैसे कोई स्तूप मिल गया, उसके बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया, या कोई हमारी धार्मिक पुस्तक है, गीता है, उसके बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया, उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। तो फिर इन्होंने खुद अंग्रेजों को ये बताया कि ये लोग अनसिविलाइज नहीं थे, ये तो सिविलाइज लोग थे। इनकी सभ्यता देखो, उस जमाने की जो है कलाकृतियां देखो, उस जमाने का स्कल्पचर सिस्टम देखो, उस जमाने की धातु की आप ब्लेंडिंग देखिए, ऐसा नहीं है कि अनसिविलाइज थे। तो सोचो, जो लोग पहले हमारा कटाक्ष कर रहे थे, उन्हीं के ही कुछ लोग, जैसे कौन? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस,
चार्ल्स विल्किन ने गीता जो होली पुस्तक है, होली बुक है, उसको इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। उसी तरह विलियम जोन्स, इन्होंने एक बॉडी बनाई, एक एसोसिएशन बनाई 1784 में, जिसको बोलते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता में। अब देखो ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है 1784 में बनी कलकत्ता में, इसने जो हमारे पुराने टेक्स्ट हैं उनको ट्रांसलेट करना शुरू किया। जो एंटिकिटीज हैं, धर्म की एंटिकिटीज हैं या पुरानी चीजें हैं, मान लो कोई सांची स्तूप है तो उसके कोई बाहर गेट है तो उसकी स्टडी करना शुरू कर दिया, उसके लकड़ी की नक्काशी के बारे में बताना शुरू कर दिया, स्टोन स्कल्पचर के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो इन्होंने कहा कि नहीं। और जब चार्ल्स विल्किन ने गीता ट्रांसलेट की और उसमें जो फिलोसफी है, तो गीता पूरी तरह से एक फिलोसफी है। तो मतलब इतनी रिच फिलोसफी, जब इन्होंने खुद इसको ट्रांसलेट किया, किताब को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और वो लोग भी जब ये पढ़ने लगे, तो उन्हें एक बात तो समझ आई कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग अनसिविलाइज थे, कि इनके लिटरेचर में या इनकी जो किताबें हैं उसमें वो रिचनेस तो जरूर है। जैसे एक वो उपन्यास है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये भी इन्होंने ट्रांसलेट किया था, अभिज्ञान शकुंतलम। अब आप सोचो, कालिदास ने ये अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, उस जमाने की रचना है ये, जो दुष्यंत और शकुंतला की, राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, और एक लड़का उनका भरत होता है। माना जाता है कि उनके नाम पे भी भारत का नाम जो है भारतवर्ष रखा गया, भरत रखा गया। एक दूसरी थ्योरी भी है कि आर्यन एक भारत ट्राइब यहाँ होती थी, उसकी वजह से नाम भारत रखा गया। लेकिन ये भी उपन्यास जब ट्रांसलेट हुआ, तब इन्होंने देखा कि नहीं, अगर 4th 5th सेंचुरी एडी में इस तरह का लिटरेचर भारत में लिखा जा सकता है, तो अनसिविलाइज तो ये लोग कतई नहीं होंगे। तो जो कुरीतियां होती हैं वो समाज में विद द कोर्स ऑफ टाइम आती हैं, और वो लोगों का ही कर्तव्य है कि उन कुरीतियों को वो खत्म करें। तो फिर ये जो रिवाइवल ऑफ ग्लोरियस इंडियन हेरिटेज है, इसमें हम मेनली पढ़ेंगे कि इसमें जो फॉरेनर थे एज वेल एज इंडियन, दोनों ने ही इसमें साथ दिया। लेकिन फॉरेनर्स में मेन नाम बताने हो तो विलियम जोन्स, और साथ में कौन, चार्ल्स विल्किंस। तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई, जो पुरानी चीजों पे शोध करने लगी और जो फैक्ट्स थे उनको सामने रखने लगे। और साथ में इसी के एक सदस्य थे चार्ल्स विल्किन, जो गीता को ट्रांसलेट कर देंगे 1787 के अराउंड। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग होंगे उसमें, चाहे फॉरेनर होंगे या इंडियन होंगे, वो इंडियन जो पास्ट हेरिटेज है उसका रिवाइवल करेंगे। और बाद में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट तो आए ही आए, जैसे आर्य समाज है, तो उन्होंने बात की गो बैक टू द वेदास। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि मतलब हम वैदिक टाइम में चले जाएं, हम उस एंशियंट सिस्टम में चले जाएं। उनका मतलब था कि वो जो वैदिक प्योरिटी थी, हमें उस प्योरिटी में जाना है। मतलब ये जो सिस्टम है, ये जो कुरीतियों का सिस्टम है, ये जो कास्ट सिस्टम है, क्या ये वैदिक काल में था? वैदिक काल में नहीं था। अगर आप ऋग्वेद देखेंगे, ऋग्वेद में एक 10th जो मंडल है, जो पुरुषुक्त है, उसमें उसमें मेंशन है कास्ट सिस्टम। लेकिन उसमें भी कास्ट सिस्टम, हेरिडिटरी मेंशन नहीं है। वो प्रॉपर आपको पता है वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। और ये वर्ण व्यवस्था किसके हिसाब से हुआ करती थी? ये प्रोफेशन के हिसाब से हुआ करती थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि समाज में कुरीतियां आती हैं, वो विद द कोर्स ऑफ टाइम वो कुरीतियां आई। जो सिस्टम पहले सिर्फ प्रोफेशन के आधार पे था, काम के आधार पे था, विद द कोर्स ऑफ टाइम ये किसमें चेंज हो गया? ये हेरिडिटरी चेंज हो गया। वो हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में कि क्या कमियां रही और क्यों ये सिस्टम जो है हेरिडिटरी में चेंज हुआ। तो फिर ओरिजिनली जो ये सिस्टम था, ये सिर्फ किसके आधार पे था? प्रोफेशन के आधार पे था। और महिलाओं का भी सम्मान होता था। अगर ऋग्वेद देखेंगे तो वहां पे उषा, अदिति, इस तरह से जो फीमेल डिटीज हैं उनका भी मेंशन किया गया है। मेल डिटीज तो है ही है, फीमेल डिटीज भी हैं। और जो डिटीज भी हैं मेनली, वो ज्यादा डिटीज किससे संबंधित थे? नेचर। यानी कि हम सिंपली बोलते हैं वैदिक काल में देयर वॉज पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। जो एक नेचुरल फोर्सेस हैं उसको हम पर्सोनिफाई कर देते हैं। जैसे ताप, तप है, मान लो ताप है, अग्नि है, तो हमने अग्निदेव का रूप दे दिया, एक पर्सन के रूप में, मतलब पर्सोनिफाई कर दिया। उसी तरह बल, बल में अगर पानी है तो पानी भी एक शक्ति है, एक वेग है, तो पानी को भी हमने जल देव का नाम दे दिया, वरुण देव का नाम दे दिया। इसी तरह से तरह तरह के, जैसे मान लो तूफान है, स्टॉर्म है, तो स्टॉर्म को किसका नाम दे दिया गया? मारो। तो वैदिक काल में हमें इस तरह के गुण दिखेंगे। तो फिर जो आर्य समाज ने बात की, वो उन्होंने बात की किसकी? वैदिक प्योरिटी की। मतलब गो बैक टू द वेदास, मतलब हमें उस प्योरिटी में जाना है जब कोई समाज में भेदभाव नहीं था, जब महिलाओं का सम्मान था। तो फिर इससे भारत की जो इंडियन हेरिटेज है, मतलब हम लोग ये मान बैठे थे कि हमारा पास्ट अच्छा नहीं था, हम असभ्य लोग थे, अंग्रेजों के आने से ही यहाँ पे सती प्रथा बंद हुई, ये जो चीजें हम मान चुके थे, अल्टीमेटली ये मिथ हमारा टूटने लगा। हमें पता लगने लगा कि नहीं, हमारी जो हेरिटेज थी वो रिच थी।
और बहुत बाद में जब 1921 में, ये तो बाद की बात है, जब आपको पता है हड़प्पा की खोज हुई, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और उसके बाद आर डी बनर्जी जो है उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 के अराउंड, तब तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। तब तो सोचो, आज से 5000 साल पहले, यानी कि जीरो से अगर हम देखें तो लगभग 3300 साल पहले, और अगर मैच्योर हड़प्पा फेज की बात करें तो वो चलती है 2600 BC से 1900 BC, यानी कि आज से लगभग लगभग 4000 साल पहले, 4400 साल पहले। उस समय की एक सभ्यता जब मिलती है, और वो सभ्यता कोई मामूली सभ्यता नहीं थी, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। उसमें पक्की मतलब बर्न्ट ब्रिक्स का यूज किया गया था, डबल स्टोरी मकान उसमें थे, विदाउट एनी बीम एंड विदाउट एनी पिलर, विदाउट एनी आयरन रोड्स, बिना किसी सरिया के, बिना किसी कंक्रीट के। मतलब आज जो कंक्रीट होता है, ये जो सीमेंट वगैरह होता है, बिना इसके इतनी बड़ी बड़ी भव्य इमारतें, जो उन्होंने बताया कि एक यहाँ पे मतलब ग्रेट ग्रेनरी भी हुआ करती थी, या इस तरह से एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ हुआ करता था। तो मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, तो आप इंजीनियरिंग मार्वल उस जमाने का देखो, मतलब इतना बड़ा ग्रेट बाथ, इतनी बड़ी ग्रेट ग्रीनरी, कोई सरिया नहीं, कोई बीम नहीं, कोई पिलर नहीं, तब भी वो बिल्डिंग्स कैसे सस्टेन करती होंगी। तो मतलब वो इंजीनियरिंग मार्वल लोगों में रहता होगा। इतना लोगों का नॉलेज था कि जो ड्रेन्स होती थी, पहली बात तो इंडोर टॉयलेट सिस्टम थे, उनकी जो ड्रोन थी, उन जो ड्रेन्स थी उनको प्रॉपर कवर करके रखा जाता था, यानी कि लोगों को सैनिटेशन, हाइजीन, इन सब का नॉलेज था। तो वो तो बाद की बातें, फिर 1921 में जब हड़प्पा की जो खोज होगी, फिर तो बहुत सारी चीजें ही क्लियर हो गई। तो मतलब वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन में अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब बहुत सारी जो साइट्स हैं वो आपको पता है वो कहाँ चली गई हैं, पाकिस्तान में चली गई हैं। तो फिर ये हमने हेडिंग देखी, रिवाइवल ऑफ ग्लोरियस इंडियन हेरिटेज। तो बहुत सारे लोगों का इसमें किरदार है, हम अलग अलग किताबें हैं उनकी भी बात करेंगे, अभी बस मेन मेन हेडिंग्स पे ही हम देख रहे हैं। इसमें एक और व्यक्ति, उसका नाम मेंशन करना जरूरी है, और वो कौन थे? अलेक्जेंडर कुनिंघम। तो आर्कियोलॉजिकल विभाग के भी ये हेड थे, अलेक्जेंडर कुनिंघम। इन्होंने भी बहुत ज्यादा काम किया, खास करके जो नुमिस्मैटिक्स है, जो सिक्कों की स्टडी होती है, सिक्कों पे भी बहुत ज्यादा काम किया। ह्यून सैंग के अकाउंट्स भी इन्होंने लिखे। तो इन्होंने बताया कि नहीं, उस जमाने की जो सभ्यता थी, पहले इंडिया की सभ्यता, वो रिच हुआ करती थी, हर एस्पेक्ट में रिच हुआ करती थी। सोचो, जो अंग्रेज पहले यहाँ क्रिटिसिज्म करते थे, हमें सिविलाइज्ड बोलते थे, अब उन्हीं के ही मेंबर क्या बोल रहे थे कि नहीं, ये अनसिविलाइज्ड नहीं थे, हमारी जो हेरिटेज थी वो बहुत ज्यादा ग्लोरियस हेरिटेज थी। लेकिन फिर वही है ना कि उसको भी बाद में डिवाइड एंड रूल में यूज कर लिया गया। यानी कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि एंशियंट इंडिया, अगर वो सिविलाइजेशन में रिच थी, तो इसको डिवाइड एंड रूल में यूज कर लिया। फिर कुछ लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, ये सभ्यता तो कुछ भी नहीं थी, मेन वाली सभ्यता तो कौन सी थी? मेडिवल इंडिया। और मेडिवल इंडिया मतलब इंडिया में किसका रूल? ज्यादा मुस्लिम रूल। दिल्ली सल्तनत 300 साल, उसके बाद मुगल एम्पायर लगभग ये भी 250-300 साल। बोला ये बहुत ज्यादा रिच थी, जो कि अरब से इंस्पायर थी। बोला ये तो इसके सामने कुछ भी नहीं थी। फिर इस तरह से विवाद चल पड़ा। तो अंग्रेजों ने इस बात को भी फिर एक्सप्लॉइट किया, वो भी डिवाइड एंड रूल में उसका फिर किरदार अहम हुआ बाद में। तो डिवाइड एंड रूल या पॉलिसी ऑफ काउंटर पॉइस, वो हम पढ़ते हैं तो वहां पे इसका भी मेंशन करते हैं। लेकिन मतलब शुरू में जो है, ये जो इंडियन हेरिटेज, इसका जब रिवाइवल हुआ, वो चाहे फॉरेनर्स के द्वारा हो, वो इंडियंस के द्वारा हो, इसकी भी अहम भूमिका रही भारत के राष्ट्रवाद में। क्योंकि लोगों में पहले वो इनडोमिटेबल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर हम ही बिलीव कर लेंगे कि हम जो है पिछड़े हैं, हम जो है सभ्य नहीं है, तो हम कैसे एक आंदोलन करेंगे? पहले हम में वो इंडोमिटेबल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रेंथ है, तभी हम एक सूत्र में बंधेंगे, और उसी को हम राष्ट्रवाद का नाम भी देंगे। सो दैट इज रिवाइवल ऑफ ग्लोरियस इंडियन हेरिटेज। देन नाउ कम्स पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड रिपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड रिपन। देखो, एक बात समझो, मतलब हो सकता है कि हमें किसी भी सरकार से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो 2024 की हो, 19 की हो, 14 की हो, 9 की हो, 4 की हो, किसी भी साल में जनता को सरकार से समस्या हो सकती है। लेकिन जब बड़े लेवल पे कुछ हो जाए, तो लोगों का जो रोष है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे मान लो अचानक 3-4 घटनाएं एक साथ ही हो जाए। सोचो, अचानक महंगाई एकदम डबल ट्रिपल लेवल तक हो जाए, और साथ में बेरोजगारी डबल ट्रिपल लेवल तक हो जाए, साथ में देश में महामारी भी फैल जाए, जब लोग एकदम बुरी तरह से परेशान हो जाए, फैमिन जैसी सिचुएशन देश में आ जाए, और साथ में देश में इंटरनल सिक्योरिटी भी डेंजर में आ जाए, अगर ये सारी परिस्थितियां एक साथ हो गई, तो आप मान के चलो इन परिस्थितियों में क्या होगा?
सरकार का गिरना तय है। मतलब अगर कोई भी अपकमिंग चुनाव होंगे तो रूलिंग पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे। तो मतलब जब जब समस्याएं बढ़ती हैं तो जो सत्ता में लोग बैठे होते हैं उनकी पॉपुलैरिटी गिरती है। कहने का मतलब ये है। तो हुआ क्या कि ये जो व्यक्ति भारत में आया, लॉर्ड लिटन, इसका जो टेन्योर था इंडिया में, ये 1876 से 1880 तक था। और ये जो व्यक्ति आया इसका टेन्योर 1880 से 1884 तक था। पर इन दोनों में दिन रात का अंतर था। ये व्यक्ति जो था ये भारत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और ये व्यक्ति भारत के लिए अच्छा माना जाता है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट वॉइस रॉयज अगर कोई चुनने हो तो उसमें लॉर्ड रिपन का नाम भी भारत में आता है। अभी बताऊंगा कि इसने क्या काम किया। लेकिन जो ये बुरा वॉइस रॉय था, अब मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर सत्ता में कोई अनपॉपुलर व्यक्ति आ जाए तो उससे क्या होगा, जनता खुश होगी कि ये एकदम आंदोलन वाले मूड में आ जाएगी, एकदम आंदोलन वाले मूड में आ जाएगी, एकदम रोष जो है जनता का वो सामने आएगा। तो लॉर्ड लिट्टन ने ऐसे काम किए। एक तो आपको मैंने बताया था 1876 में इसने केसरी हिंद ये टाइटल एम्प्रेस को दिया। मतलब इसका अनाउंसमेंट भारत में हुआ कि जो क्राउन है इंग्लैंड की वो भारत की भी अब यहाँ की एम्प्रेस भी है, यहाँ के लिए भी वो क्वीन है। तो ये टाइटल 1876 में, हालांकि 1858 में हो गया था पहले कि कंपनी रूल खत्म होके किसका रूल आया था, क्राउन रूल आ गया था। लेकिन ऑफिशियली बाद में जो टाइटल दिया गया था ये 1876 में दिया गया था। पर इसी टाइटल के लिए एक बहुत बड़ा जश्न भी मनाना था, एक बहुत ज्यादा जो है एक स्वागत भी करना था, विदेश से डेलीगेटरी आने थे। तो ये 1877 में हुआ, दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया, दिल्ली दरबार। अब सोचो ये तब हुआ जब भारत में फैमिन चल रहा है, जब भारत में अकाल पड़ा है, लोग भूखे मर रहे हैं। और ये लॉर्ड लिटन क्या कर रहा है, दिल्ली में एक बड़ा दरबार लगाया है इसने और देश विदेश से डेलीगेटरी यहाँ पे आ रहे हैं। तो लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है और यहाँ पे इतना ज्यादा जो है लैविश खर्चा यहाँ पे किया जा रहा है, एक्स्ट्रा वेगेंट ये बन रहा था। तो फिर लोग जो हैं वो बहुत मतलब लोग जो है इससे बहुत ज्यादा नाराज रहे, इसकी अनपॉपुलैरिटी बढ़ी देश में। इसके साथ ही एक के बाद एक ये काम करते चला गया। जैसे 1878 में इसने शुरू कर दिया सेकंड अफगान एक्सपेडिशन। पहला जो अफगानिस्तान के लिए युद्ध हुआ था वो 1838 के अराउंड हुआ था। लेकिन इस व्यक्ति ने ये दूसरा युद्ध शुरू कर दिया। पहले शुरू किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने और इसने सेकंड अभियान अफगानिस्तान में शुरू कर दिया। सोचो भारत में अकाल पड़ा है, लोगों के पास खाने को नहीं है और उस टाइम पे ये बंदा युद्ध करने की बात कर रहा है। डिफेंड करना अलग बात है, ये ऑफेंड कर रहा था, जाके वहां पे अटैक कर रहा था अफगानिस्तान में। तो जिसमें कितने सिपाही थे उनकी जान गई और वो भारतीय सिपाही थे। और जब सेना जाती है तो बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो सेना के लिए मोबिलाइज करने पड़ते हैं। तो ये अफगानिस्तान एक्सपेडिशन इसने किया, ये भी एक इसका बुरा पॉइंट था। इसके अलावा जब इसको लगा जब इसको लगा कि मैं ये बुरे काम कर रहा हूं और अखबारों में इसके बारे में पब्लिश हो रही है, रोज आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, लोग भड़क रहे हैं, लोगों का ओपिनियन इसके खिलाफ सेट हो रहा है, तो इसने कानून ले आया ये और उसका नाम रखा वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। मतलब 1878 का जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट है ये लोकल न्यूज़पेपर के लिए था। जो मराठी, गुजराती, पंजाबी हमारी अपनी भाषाओं में जो न्यूज़पेपर थे इनके ऊपर बहुत ज्यादा लिमिटेशन लगा दी, बहुत ज्यादा सेंसर लगा दिए गए। तो मतलब अब बहुत सोच समझ के इन अखबारों में लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी सरकार के खिलाफ लिखा तो लाइसेंस तक रद्द हो सकता था और वो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सील हो सकती थी, बंद हो सकती थी। तो फिर ये कानून वो लेके आ गया। जब इसको लगा कि लोग क्रांति भी कर सकते हैं और लोगों के पास गन्स भी होती थी तो ये एक आर्म्स एक्ट लेके आ गया, आर्म्स एक्ट। ये भी 1878 में बोला अब किसी को हथियार नहीं मिलेगा, अगर किसी को हथियार खरीदना है तो उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और सरकार देगी ही नहीं आसानी से परमिशन, क्योंकि इसको डर था कि देश में क्रांति हो सकती है, इसलिए ये आर्म्स एक्ट लेके आ गया। तो ये जो इसके बुरे बुरे डिसीजन थे और भी हैं वो करेंगे, बस मैंने तीन चार मेन मेन आपको बताए। तो लोग जो हैं उनके दिलो दिमाग में इसकी अनपॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब बहुत ज्यादा लोग गुस्से में थे और उतने में ये गया, मतलब एकदम आंदोलन वाला माहौल भारत में बना हुआ था और एक नया वाइसरॉय आया जिसका नाम क्या था, लॉर्ड रिपन। ये इसका ठीक अपोजिट था, इसने बहुत सारे काम किए। इसने ये अफगानिस्तान का जो एक्सपेडिशन है ये खत्म किया। इसने लोकल गवर्नमेंट्स के लिए जो म्युनिसिपैलिटी यहाँ होती थी उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया। बहुत सारे अधिकार थे कि रेगुलर इलेक्शंस होंगे, किस तरह से मेंबर चुने जाएंगे, किस तरह से उनको टैक्सेशन पावर्स होंगी, ऐसे बहुत सारे राइट्स इसने लोकल गवर्नमेंट को दिए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो जो भारत में स्थानीय सरकार है आज पंचायत राज और म्यूनिसिपैलिटी, इसमें सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी थी तो उसका जनक भी लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। ऐसे इसने
काफी अच्छे काम भी किए, एडमिनिस्ट्रेटिव के इसमें भी फैमिन कमीशन हो उसकी रिपोर्ट भी इसके टाइम पे आई। ऐसे बहुत सारे काम किए। 1881 में आपको पता है पहला फैक्ट्री एक्ट, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, जिसमें बच्चे जो फैक्ट्री में काम करते थे उनके लिए बहुत सारे प्रोविजन लेके आया कि जो ऐसी हार्मफुल मशीनरी है तो उसकी प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए, बच्चों को एटलीस्ट हफ्ते में छुट्टी मिलनी चाहिए, एक लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स किए कि इससे ज्यादा बच्चे जो है फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। तो फिर उसने अच्छे काम भी किए। लास्ट एक काम ऐसा था, वहां मामला बिगड़ा। देखो वो क्या था, एक कंट्रोवर्सी हुई जिसको बोलते हैं इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बोल सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी बोल सकते हैं। इल्बर्ट करके एक व्यक्ति था जो लॉर्ड रिपन की जो लॉ डिपार्टमेंट होती है उसका हेड था, मतलब लॉ मेंबर था। आज हम लॉ मिनिस्टर बोल देते हैं, उसमें क्या बोलते थे, लॉ मेंबर। उसकी जो मंत्री परिषद थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें ये लॉ मेंबर था। तो इसने एक बिल लाया। ये जो इल्बर्ट बिल है उसका प्रोविजन समझो। इससे पहले क्या होता था, अगर एक इंडियन व्यक्ति है, इंडियन व्यक्ति अगर इस तरह से दोषी है तो उसका ट्रायल चाहे इंडियन जज देखे चाहे वो यूरोपियन जज देखे, कोई भी उसका ट्रायल देख सकता था। लेकिन नियम यह था कि अगर एक यूरोपियन है, ब्रिटिश है या कोई यूरोपियन डिसेंट का व्यक्ति है, जैसे एक यूरोपियन सिपाही और उसके खिलाफ कोई मुकदमा हो गया, तो बोला इंडियन जज उस मुकदमे को नहीं देखेगा, वो सिर्फ कौन देखेगा, वो इंग्लिश। हमारे इंडियन व्यक्ति जो जज बनते थे वो किसी अंग्रेज का केस नहीं ले सकते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी। तो ये बड़ा अजीब प्रोविजन था। तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे एक बिल आया जिसका नाम क्या रखा गया, इल्बर्ट बिल, उसके लॉ मेंबर के नाम पे जिसने ड्राफ्ट किया था। इस बिल में ये बोला कि नहीं, अब जो इंडियन जज होगा, जो सेशन जज होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होगा, बोला ये भी ट्रायल ले सकता है किसका, एक यूरोपियन व्यक्ति का। अब ये तो अच्छी बात है, ये तो मतलब इक्वालिटी की बात है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात है। लेकिन इस बात के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, और वो प्रोटेस्ट इंडियंस ने नहीं किए, वो प्रोटेस्ट ब्रिटेन में भी हुए, ब्रिटिश लोगों ने किए, और जो इंडिया में किए वो ब्रिटिश डिसेंट वालों ने किए। जैसे अंग्रेज लोग जो यहाँ रहते थे उनकी फैमिलीज भी यहाँ रहती थी, उनके परिवार भी यहाँ रहते थे, इन्होंने भी ये विरोध कर दिया। और पूरे इंग्लैंड में तो विरोध हुए हुए। बोला ये क्या मजाक है कि इंडियन व्यक्ति एक यूरोपियन को ट्राई करेगा, उसका मुकदमा देखेगा। बोला फिर तो ये बंदा निष्पक्ष होके इसको सजा भी दे सकता है, और वो बंदा कई साल भारत में फिर वो जेल में रहेगा। तो उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और ब्रिटेन में भी इसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, और इंडिया में भी जो ब्रिटिश लोग थे उनकी जो फैमिलीज वगैरह थी यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए। इन प्रोटेस्ट का नतीजा ये हुआ कि लॉर्ड रिपन के ऊपर इतना दबाव बनाया गया वहां की ब्रिटिश सरकार द्वारा भी कि इस बंदे को ये बिल मॉडिफाई करना पड़ा। तो अब बोल दिया कि ठीक है इंडियन बंदा ट्राई तो कर सकता है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश जूरीज, मतलब अकेला वो नहीं करेगा, साथ में कौन होने चाहिए, ब्रिटिश जूरीज वहां पे होनी चाहिए। तो जूरी सिस्टम हुआ करता था। तो बोला उनकी मौजूदगी में होगा, वो अपने आप जो है ये व्यक्ति अकेला उसका मुकदमा नहीं देखेगा। तो आप सोचो वहां का जो प्रेशर पड़ा, जो पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, या इस तरह से जनता का जो आंदोलन जो वहां ब्रिटेन में लोगों ने किए, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई गोली नहीं चली, कोई लाठी नहीं चली, बस लोग सड़कों पे आए, उन्होंने वहां इंग्लैंड में प्रोटेस्ट किए, भारत में भी प्रोटेस्ट हुए, और इस बंदे को ये बिल वापस लेना पड़ा। तो हमारे लोगों को एक बात समझ आई कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम किया जाए तो वो काम हो सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करने का मतलब कि अपना एक संगठन हो, उसमें पहले कोई बात रखी जाए, उस पे पहले कोई डिसीजन लिया जाए, मासिस को मोबिलाइज किया जाए, इस तरह के प्रोटेस्ट किए जाएं। ये नहीं कि सीधे हम सड़कों पे उतर जाएं और सन 57 जैसी क्रांति कर दें। बोला उसमें तो अंग्रेज उल्टा फिर हमें सजा देंगे, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे, वेपन ज्यादा थे। तो बोला कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली या डेमोक्रेटिक तरीके से कुछ करने की जरूरत है। तो देश में एक ओपिनियन बना, और इस ओपिनियन में बहुत सारी पार्टीज तो बनी रही थी, और एक पार्टी 1885 में बनी जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये लास्ट पॉइंट था। तो रिपन के टाइम पे सब कुछ बढ़िया रहा, एक कंट्रोवर्सी लास्ट में हुई जिसको क्या बोलते हैं, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो उसने तो बढ़िया बिल बनाया था, अच्छा था हमारे लिए कि अब तो इंडियन बंदा यूरोपियन को ट्राई कर सकता है। लेकिन वहां के दबाव में आके इस बंदे को ये बिल वापस लेना पड़ा, लॉर्ड रिपन को। लेकिन उससे हमें एक मैसेज मिला कि यूरोप में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, बस लोग सड़कों पे उतरे, नारेबाजी हुई, और उसके बाद सरकार मान गई, रिपन भी मान गया। बोला क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें।
उसके लिए हमें भी एक पॉलिटिकल ओपिनियन तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक पार्टी बनानी पड़ेगी, और एक पार्टी बना भी ली 1885 में पैन इंडिया लेवल पे, और जिसका नाम क्या रखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी उस जमाने में, ओनली 72 डेलीगेट्स वर देयर इन वेरी फर्स्ट सेशन। 72 लोग ही थे जो पहले सेशन में आए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो बॉम्बे में हुआ था। लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम जो है, दूसरे में 400 450 हो गए, तीसरे में 1200 के आसपास हो गए, और ये मेंबरशिप जो है वो देश में फिर इंक्रीज होती गई। तो ऐसे तरह तरह के संगठन जो है फिर वो भारत में बनने लगे। तो अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताए, हमने जो टॉपिक किया वो टॉपिक था देश में किसका राइज, राइज ऑफ नेशनलिज्म। जिसके लिए हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े, एक तो राइज ऑफ एजुकेटेड या राइज ऑफ मिडिल क्लास हम बोल सकते हैं, साथ में पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, साथ में राइज ऑफ प्रेस, देन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें रेलवे पीडब्ल्यूडी इनका इनका राइज हुआ, और साथ में लिंगुआ फ्रैंका, और लिंगुआ फ्रैंका यानी कि कॉमन लैंग्वेज, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और वो क्या बना, वो इंग्लिश बनी। देन इसके अलावा सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म एक प्रिकर्सर की भूमिका निभाते हैं राष्ट्रवाद में। अगर सोशल रिफॉर्म नहीं होते, हम सब लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे होते किसी ना किसी ग्राउंड में, तो हम एक सूत्र में कभी नहीं एक साथ हो पाने थे। तो फिर ये काम किसने किया, सोशल रिफॉर्मर्स ने। और इसके अलावा और कोई पॉइंट, और कोई पॉइंट, हाँ, राइज ऑफ इंडियन ग्लोरियस हेरिटेज, मतलब जो हमारा पास्ट था वो काफी ग्लोरियस था, और इसमें किसने भूमिका निभाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसका संस्थापक खुद एक फॉरेन फॉरेन व्यक्ति है, और वो कौन था, विलियम जोन्स। और चार्ल्स विल्किन उसी के सदस्य थे जिन्होंने गीता ट्रांसलेट की, तो उनको पता चला कि नहीं इनकी फिलोसफी रिच है। साथ में अभिज्ञान शाकुंतलम, इस तरह के उपन्यास, उनको ट्रांसलेट किया गया। तो हमारा जो उस जमाने का लिटरेचर था वो भी अंग्रेजों ने पढ़ा। तो इस तरह की रचनाएं तो वहां पे नहीं थी, 4th 5th सेंचुरी में जो रचनाएं हमारे यहाँ पे भारत में थी, उनके वहां थे शेक्सपियर वगैरह, पर वो बाद की बातें हैं, वो उस समय की बातें नहीं है। यहाँ तो मतलब आप सोचो 4th सेंचुरी एडी, 5th सेंचुरी एडी, उस जमाने के वो उपन्यास, और इतने रिच उपन्यास हैं। तो फिर ये हमने सारे पॉइंट पढ़े। अब एक एक करके, अब मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है, अब इसको हम करेंगे अच्छे से। एक पॉइंट इसमें रह गया है, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स, तो वो इतना पहले कर लेते हैं, उसके बाद उसको समझ लेंगे कि इंटरनेशनल जो इवेंट्स थी उनका भी कुछ इम्पैक्ट रहा भारत में राष्ट्रवाद लाने में।